मेरे दादाजी गांव के सरदार थे। गांव में जिस किसी की भी शादी होती थी, उनके घरवाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारी हवेली भेज देते थे। सुबह दादाजी उनको एक गिफ्ट देते और वो गिफ्ट दुल्हन किसी को ना दिखाती थी और 9 महीने के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती थी। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरत की बात ये थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव से एक दुल्हन आई। उसको मैं अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सब लाइट बंद थीं और फिर अचानक से दादाजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी चीख निकल गई। दादाजी ने मेरे साथ कुछ वाक़या दिल दहला देने वाले होते हैं और इन तकलीफ़ से गुजरे लम्हों को बयान करने के लिए लफ्ज़ हमेशा कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। गांव में मेरे दादा की बहुत इज्जत थी। वो 5 व्यक्ति नामची थे। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से देखते थे, उन्हें बड़ा मानते थे, बहुत लोगों की मदद भी कर देते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था, जब भी किसी लड़की की शादी होती, वो हमारे महल में पहली रात के लिए दुल्हन बनी आ जाती और पूरी रात दादा के कमरे में गुजारती। सुबह एक तोहफा दादा उसे देते, वो तोहफा लेकर वो चली जाती। उसके ठीक 9 माह बाद वो गर्भवती हो जाती। मुझे ये बात हमेशा ही अजीब सी लगती थी। भला ये क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हा के पास जाने के बजाय पूरी रात दादा के कमरे में रहे। मैं जब से 12 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहल तो इन बातों की समझ नहीं थी, अब तो मेरी उम्र भी 25 तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार अपनी अम्मी से ये बात जानने की कोशिश की लेकिन वो भी कुछ नहीं बताती थी। कहती तुम चुप रहो और ख़बरदार आइंदा ये बात पूछी भी तो। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। समरा और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी शादी पर समरा बहुत घबराई हुई सी थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, दूल्हे की संगत का सोचकर घबरा रही हो? मेरी बात पर वह फीकी सी मुस्कुराहट लिए वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दादा का सोचकर खौफजदा हूँ। सच बता नीलू, तेरे दादा नई दवेली दुल्हन को अपने कमरे में रात भर रखते क्यों हैं? मुझे तो अपने होने वाले शौहर और गांव के बाकी लोगों की जहालत पर हैरत है। निगाह किसी से और रुखसती किसी और के कमरे में। समरा की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि वो ठीक ही तो कह रही है। अगले रोज़ दुल्हन बनकर भी समरा के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आंखों में खुशी की चमक के बजाय उदासी थी। रिवाज के मुताबिक वो भी रुखसत होकर दादा के कमरे में बैठ गई। न जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर ये लड़कियां दादा के कमरे में जाती क्यों हैं। जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और दादा का कमरा नीचे के पोर्शन में। रात के खूब अंधेरे में मैं चीज़ों को टटोल कर अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दादा के कमरे की लाइट जल रही थी, इसका मतलब वह जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। समरा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ उस वक्त मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरी वालिदी और वालिद भी इस रिश्ते पर रजामंद थे, लेकिन मेरे दादा ने साफ इनकार कर दिया कि नीलो की रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे यह सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। हैरत इस बात पर कि लड़के और उसके घर वाले हर लिहाज से हमारे बराबर थे, तो फिर इनकार क्यों किया गया, और अफसोस इस बात पर कि मेरी सारी सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे, मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने पर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि इसमें ना कहने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन दादा ने जाने क्यों साफ मना कर दे रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादा लड़कियों से क्या बातें करते हैं और लोग ऐसे कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सजी धजी दुल्हन उनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी यह तलाश नहीं होता। भला ये क्या अंधेरा नगरी है? मुझे सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही थी, साफ लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे की नोक से देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है।
तो सामने की दीवार की सफ़ेद रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौटी थी। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में क्या हो रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाते हुए देख रही थी। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, क्या आप भी शादी के बाद दादाजी के कमरे में गई थी? अम्मी ने कहा, चुप बेशरम, मैं तो बहू हूँ, उनकी बिल्कुल बेटियों जैसी। अम्मी ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मुझे सोचा कि पूछूं दादाजी क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर अम्मी से कहा, तो दादा अंदर करते हो क्या है? मेरी बात पर उन्होंने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। अम्मी ने कहा, आओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी कि ये क्या बात हुई। दादा की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह ही नीचे उतर गई। मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक तोहफे का डिब्बा था। मैं फ़ौरन से समरा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वो अब भी एक फैंसी कपड़े पहने हुई थी, लेकिन चुप चुप सी थी। मैंने उससे कहा कि समरा, दादा के कमरे में क्या था? दादा कमरे में करते क्या हैं? मेरी बात पर वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मुझे मेरे पति लेने आ चुके हैं, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ दो। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से मेरे कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरत हुई। ये तो मेरी दोस्त थी जो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। हर बात समरा मुझसे ज़रूर करती थी, और जिस राज को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझे ये राज मालूम हो जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी। मुझे समरा पर गुस्सा भी आने लगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसे बताना चाहिए था। मुझे अपने दादा इस वजह से काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि उनका रवैया मुझसे बहुत स्नेह भरा था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि दादी के मौत पर उस वक्त हुई थी जब मेरे पिता और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं की। अम्मी तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ था। मैंने दिल में सोचा, अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी शादी कम से कम उन्हें ये सब जुर्म तो ना करने देती जो हर नई नवेली दुल्हन के साथ ये करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि समरा से सच उगलवा कर रहूँगी। चंद दिन के बाद मैं समरा के ससुराल पहुँच गई। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर गले मिली। अपने ससुराल में मेरा तारीफ़ करने लगी। उसका पति भी मुझसे खुश होकर मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन एक रात दादा के पास भेजने से कोई ऐतराज़ या नाराज़गी थी। मैंने समरा से कहा, हम अकेले में बैठकर बातें कर सकते हैं? वो ये सुनकर कुछ दुविधा में पड़ गई, लेकिन मैं खुद ही उसे उसके कमरे का पूछने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैंने दोबारा से समरा से वही सवाल दोहराया तो वो गुस्से में उखड़ गई। कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाकर अपने दादा से पूछ लो। मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सबको बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाकर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी? अब निकलो मेरे घर से। और तुम्हें ज़्यादा ही जानने का शौक़ है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे समरा के घर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मैं समरा के लिए दिली हमदर्दी महसूस करते हुए गई थी, लेकिन उसने मेरा ज़रा लिहाज नहीं किया था। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया था। कुछ दिन तो मुझे समरा पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि मैं एक बार को दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाऊं। आखिर पता तो चले कि वो करते क्या हैं। ये सोच आते ही दूसरे ही लम्हे मैंने सिकन सी लेकर रह गई। तौबा तौबा, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच की जांच कर दी और उसके बाद मैंने इस मुद्दे पर सोचने से बचना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वो रिश्ता भी हमारे मध्य मुकाबिल था, लेकिन दादाजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि बहुत हो चुका आप लोग, क्यों दादा की हर बात चुपचाप मान लेते हैं? क्या मुझे यूं ही घर बैठा कर रखोगे? मेरी उम्र की सारी सहेलियां अपने घर की हो चुकी हैं और मैं अभी तक मायके की दहलीज पर बैठी हूँ दादा की वजह से। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, बेशरम गैरत, बेच खाई है तूने जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही है? यही अपनी जवान को दबा ले।
अगर ये बात किसी मर्द ने सुनी तो खराब हो जाएगा कि लड़की होकर खुद से शादी की ख्वाहिश कर रही है। अम्मी ने मुझे दबे लफ्ज़ों में गुस्सा दिखाते हुए कहा ताकि उनकी आवाज़ कमरे से बाहर न चली जाए। लेकिन अम्मी की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई। हाँ, अच्छे उसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही है लेकिन किसी को मेरी शादी की फ़िक्र नहीं है, और अगर मैं अपने मुँह से बात कहूँ तो बहुत गलत हो जाती है। और वो दादा जब खुलेआम नई नवेली दुल्हन बनी लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हैं, उस पर किसी को गलत नहीं लगता। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने उठकर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगी, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। आइंदा अगर दादा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम्हारे पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रह गई। अब तो मेरी जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी कि आखिर दादा ऐसा भी क्या नेक काम करते हैं नई नवेली दुल्हन के साथ, एक कमरे में रहते हुए, वो भी तन्हाई में, जो सबके दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि कोई भी उनके किरदार पर शक नहीं करता। ना अपनी बीवी से उस रात की बात स्पष्ट करता है कि मेरे से निगाह होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार कर क्यों आई हो। कैसी अंधेर नगरी है कि ऐसा, जहाँ घटिया रिवाज आम है, जो ये बेवकूफ़ इंसान इन्हें एक बार सोच सोचकर समझकर अपनी इज्जत को रात भर के लिए उनके पास में भेज देते हैं। मुझे सब गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात भी उन्हें समझ नहीं आती कि जहाँ मर्द और औरत तन्हा हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी हो और एक मर्द, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उस दुल्हन को पूरी रात छुए भी ना। मेरी अकल दंग थी इस हालत पर। अब मुझे किसी नई शादी का इंतजार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन के बजाय दादा के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 माह बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया था। दादा इस बार पहले से ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई, निगाह में नया जोड़ा पहना, इत्र की खुशबू पहले से ज़्यादा लगाई। ये सब देखकर मेरा दिल नाराज़ हो गया था। जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो 16 साल की खूबसूरत हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि मैं देखकर दंग रह गई थी। वो लड़की बुरी तरह घबराई हुई और बदहवास सी थी। पहले उसे हमारे बड़े से लाउंज में बैठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो इस बार मैं भी बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लाउंज में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और खुद पर ओढ़ लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने तो दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई। उसकी कुछ देर बाद ही किसी ने मेन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मेन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर दादा के कमरे में बिठा दिया। मेरा दिल न जाने क्यों खौफ से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी। अगर मेरा पोल खुल गया तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादा ने जब कमरे में दाखिल होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मुझे लगा मेरे दिल भी बंद हो गया होगा। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तो क्या होगा, सोच सोचकर मेरे अंदर से जान निकली हुई थी। कुछ ही देर में दादा मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं, तुम उनमें से सबसे ज़्यादा कम उम्र और हसीन हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कल तलाक दिलवाकर अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठाते मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वो कहने लगे, मैं कह दूँगा कि तुम किरदार की अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। मुझे वैसे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुशी से रहना चाहूँगी, अगर आप मेरी एक शर्त मान लें। तो वो कहने लगे, जो कहोगी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाएं बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूँगी। वो कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो जो मेरी बात खुशी से मानने को तैयार हो गई हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में गलत फहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, और मैं कहूँगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। मेरी बात पर वो हंसकर बोले,
ये भोले भाले बेवकूफ़ गांव के लोग हैं। ऐसे ही किसी बात पर इन्हें गुमराह कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वो बोले कि वो शुरू से ही सबके दिलों में अपनी नेक नामी की धाक बिठा चुके थे। जब दादी का मौत हुई उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब में एक नेक बुजुर्ग आने लगे हैं जिनकी नेक रूह उनके सांदर पर वास कर जाती है और वो हर बार लड़की का किरदार एक रात में ही जान जाते हैं और वो पाक रूह औरत की ख्वाहिश से पाक है। उस औरत को बिना छुए ही एक प्रक्रिया करने से उसकी पाक दामनी बता देती है, बल्कि वो प्रक्रिया पूरा पढ़ना पड़ता है। लोग यह सुनकर मेरे दादा की बात पर यकीन करने लगे। दादा को औरत की हवस थी, इसलिए वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये राह अपनाए हुए थे। हर कुआरी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम ये दूध पी लो और सो जाओ ताकि मैं अपना अमल शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती, वो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेते और सुबह एक तोहफा उसके हाथ में रख देते हैं जिसमें सोने की कोई अंगूठी होती और कहते, अगर इस डिब्बे में अंगूठी निकली तो समझ जाना कि तुम पाक दामन हो। पहल तो लड़कियां यही बात मान लेती थीं, लेकिन समरा ने दूध पीने से इनकार कर दिया था। ये बात दादा ने खुद बताई कि वो लड़की बहुत तेज़ थी। कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज नहीं पीऊँगी। चुपचाप से जो पढ़ाई करनी है वो करो, वरना मैं तुम्हारी ढोंगी होने का शोर मचा दूंगी। दादा ने कहा, वह पहली लड़की थी जिससे वह डर गए थे। उसे पूरी रात गुनाह के लिए उकसाते रहे, पैसों और तोहफों की लालच भी देते रहे, लेकिन वो किसी तौर पर ना मानी। बस इतना करने से मानी कि दादा की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम लेकर कही थी। उसके जो बात दादा ने जो कहा, मेरी रूह फना हो गई। कहने लगे, तुम्हारे बाद में एक लड़की से और निगाह करूँगा, बस उसी के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊँ कि नामी भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगे, नीलू। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगी पोती थी और वो मुझ पर ऐसी गंदी नज़र रखते थे। मेरा तो सर पूरी तरह से चकरा कर रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी, किससे सुन रही थी? मेरा दिल किया दादा का गला दबाकर उन्हें जान से मार डालूं। मेरा गला फूलने लगा। मैं इस असलियत से अनजान थी, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा, बड़े मियाँ, वो आपकी सगी पोती है। मेरी बात पर हंसने लगे। कहने लगे, काहे की सगी? वो गोद ली हुई है। मेरे दोनों बच्चे औलाद से महरूम थे। ये लड़की मेरी बहू की भतीजी है। जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे अच्छी लगने लगी। तब से मैंने ये सोच रखा है कि ऐसा क्या करूं कि उसे अपना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वो मेरी पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया, लेकिन अब एक तरकीब सोच रखा हूँ, वो ही आजमाऊँगा। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। यह सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है? फिर याद आने लगा कि मेरी उस्तानी कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं खत्म होती है, उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो वो उतनी ही बढ़ती जाती है, और गुनाह किसी दलदल की तरह होता है। इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादा की सारी सच्चाई में रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादा मुझे देखकर दंग से रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप नेक नामी का लबादा पहने कब से लड़कियों के साथ गुनाह कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे अफसोस है लोगों की नादानी सोचकर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के रंग उड़ गए। मुझे लालच देने लगे, पैसों का, सोना चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचा कर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई। दादा को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर जरा अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को ख़त्म किया था और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की थी, ऐसे किसी भी बातों में आकर अपनी बहन किरदार बेटी को किसी दरिंदे के सामने उसकी हवस का सामान ना बनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।